नमस्कार बच्चों, आप सभी का मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन तक गए हुए हैं। इस वाले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहाँ से मेरा आप सभी को तो पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए या 12th के छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप सभी को बोल रहे हैं कि ये है कि वीडियो को इस बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इससे क्या है कि इसको हम लेक्चर टाइप में हम करने का कोशिश कर रहे हैं कि अलग से हमको लेक्चर पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। तो बच्चों आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्यू एंड इट इज यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। पहले और अगला पढ़ेंगे, चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी क्यू आफ्टर चार्जिंग देन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑप्शन 1 और 2 का दिया हुआ है। ये नीचे में रहेगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये Q1 है, ये Q2 है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। इसका मतलब होता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी, कोई बॉडी है उसका चार्ज क्या है, Q1 है, एंड इट इज यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। और इसको यूज मतलब उपयोग करना, यूज का मतलब उपयोग करना, उपयोग किया जाता है चार्ज का अनदर बॉडी को चार्ज करने के लिए। किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा। ये जो वर्ड आया है बच्चों, इसको भी हम लोग समझेंगे। जो इंडक्शन है वो क्या है, पहले तो हमको सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेंटेंस ना समझने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। उन लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है लेकिन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप लोग हिंदी एकदम पूरा समझ लेना है। ये तो हम लोग क्या समझें पहला वाला सेंटेंस से कि एक बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है और इसमें Q1 चार्ज है। मान लीजिए Q1 चार्ज है, तो या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कोई भी चार्ज है। इसमें नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इस चार्ज को क्या करेंगे कि दूसरा बॉडी को चार्ज करेंगे। तो दूसरा बॉडी को चार्ज करेंगे किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा। तो अगला सेंटेंस बोलता है चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग। जब हम लोग चार्ज किए ये Q1 के द्वारा, तो सेकेंड बॉडी में क्या चार्ज आ गया? Q2 आ गया, Q2 चार्ज हो गया वो। या अब देखिए क्या चार्ज आता है वो हम देखते हैं, अभी थोड़ा देर में समझेंगे। तो चार्ज ऑन ए सेकेंड बॉडी फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग। तो ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ। तो ये चार्ज कैसे होता है उसको हमको जानना है। तो हम लोग इसको जानने के लिए, इस वर्ड को, इंडक्शन को समझने के लिए हम सीखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है बच्चों वो देखते हैं। तो जनरली 3 प्रकार का मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बाय का मतलब होता है द्वारा, चार्ज कर रहे हैं किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। और तीसरा है मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों ये हम समझेंगे कि मेरा क्या होता है मेथड ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है ये मेथड ऑफ चार्जिंग है और चार्जिंग बाय इंडक्शन तीसरा मेथड है। तो इसको समझते हैं बच्चों। ये फ्रिक्शन जो है, इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम लोग क्या लेते थे? इबोनाइट रोड लेते थे और उसको फर से हम लोग रगड़ते थे, दोनों के बीच में घिसते थे। घिसने से क्या होता था, ये जो है फर, ये जो इबोनाइट रोड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता था और ये फर जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही नेगेटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो इस मेथड को बोलेंगे चार्जिंग हो गया, इस मेथड को बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होता है वो समझते हैं। मान लीजिए कि ये बॉडी को हम लिए, एक कोई मेटल है, मेटल का कुछ है स्फीयर, उसको इंसुलेटिंग मीडियम से हटाए हुए हैं, इंसुलेटिंग मीडियम से हटाए हुए हैं। अब इस रोड को इसके नज़दीक लाएंगे तो ये क्या करेगा कि नेगेटिव को एक तरफ कर देगा और पॉजिटिव को एक तरफ कर देगा।
तो जब ये नेगेटिव को एक तरफ कर दिया और इसको अगर हम ग्राउंड कर दें एक तरफ को, तो ये पॉजिटिव चार्ज जमीन में चला जाएगा, और मतलब कि इलेक्ट्रॉन जमीन से आ गया इसको न्यूट्रल करने के लिए। ये इधर नेगेटिव इसीलिए आया कि ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए नेगेटिव आ गया। अब इसको हटा देंगे तो इस बॉडी में क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा। और चार्जिंग बाय कंडक्शन, अगर हम इसी बॉडी को हम इसमें सटा दें, इसी बॉडी को हम डायरेक्ट सटा दिए दोनों के बीच में, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूट्रल करने लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो 3 ठो मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और दूसरा क्या है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जब हम कंघी को बाल में फेरते हैं, कंघी करते हैं सूखा हुआ बाल में, गीला हुआ बाल या तेल लगा हुआ बाल में नहीं, सूखा हुआ बाल में अगर हम रगड़ते हैं तो बाल मेरा ऊपर उठने लगता है, तो दोनों कंघी भी चार्ज हो गया और बाल भी चार्ज हो गया। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड में आया। तो हम समझ गए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो उसी तरह हम ये जो मेरा है, इसमें मान लीजिए कि 4 पॉजिटिव चार्ज है, कुछ चार्ज है माने हैं, इसमें कुछ भी चार्ज हो सकता है, Q1 है। अभी ये चार्ज को इसको क्या करेंगे कि सामने लाएंगे। तो इंडक्शन को और फिर और अच्छा से समझेंगे कि जब हम कंघी को फेरें तो क्या किया, मेरा कंघी छोटा छोटा जो पेपर का टुकड़ा है उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो अट्रैक्ट करने में एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया, फिर एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। कंघी में पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें जो चार्ज आया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इसी को बोला जाता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हम समझ गए हैं कि इंडक्शन मेरा क्या है। कंडक्शन मतलब कि सटा हुआ, जैसे हम लोहा को अगर हम गर्म करेंगे यहाँ से, मतलब कि आग है तो ये धीरे 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 गर्म होना स्टार्ट होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये हीट हुआ कंडक्शन के माध्यम से। उसी तरह चार्जिंग भी होगा, मतलब कि कांटेक्ट में होना चाहिए। इतना याद रखना है कि कंडक्शन में कांटेक्ट में होगा और इंडक्शन में दूर दूर होगा, मतलब कांटेक्ट नहीं होगा दोनों के बीच में, केवल एक चार्ज वहाँ पे एक तरफ हो जाएगा नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और आपस में अट्रैक्ट करने लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन था कि पहले वाले बॉडी में Q1 चार्जेज है, तो सेकेंड वाले बॉडी में अगर हम इसको सामने लाएंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को एक तरफ कर देगा, पॉजिटिव को एक तरफ कर देगा। अगर और ये पॉजिटिव को अगर हम ग्राउंड करके हटा दें तो ये मेरा केवल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इसमें आएगा, या तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कि इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि Q1 चार्ज से Q2 चार्ज ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो बराबर चार्ज हो सकता है या तो कम हो सकता है। किसी को हम चार्ज कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो हम या तो मेरे पास जितना पैसा है उतना ही देंगे, या तो हम मेरे पास जितना पैसा है उससे हम कम देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कम चार्ज होगा। तो हम इतना समझ गए कि Q2 में कम होगा। अब ये ऑप्शन में पकड़ेंगे कि क्या है, Q1 मान लीजिए कि चार्ज Q1 है और Q2, तो मेरा यहाँ पे 2 कंडीशन निकल रहा है बच्चों, या तो Q1 बराबर Q2 हो, या तो Q1 ग्रेटर देन Q2 हो। ये 2 कंडीशन मेरा निकला। अब ये 2 कंडीशन को इसमें ढूंढेंगे कि कौन है। पहले तो देखेंगे Q1 और Q2 अगर बराबर रहेगा तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2, यहाँ Q1 डिवाइडेड बाई Q2 है, तो ये कट के ये, एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मेरा दूसरा कंडीशन है Q1 Q2, ये है। अब यहाँ पे Q1 और Q2 जो है अगर बराबर होगा तो Q1 और Q2 ये कट के 1 आ जाएगा, बराबर 1, तो मतलब कि ये भी मेरा सही टाइप का ऑप्शन है। फिर अगला ऑप्शन भी देखेंगे कि Q1 और Q2 लेस देन 1 है कि नहीं। Q1 मेरा बड़ा है Q2 से, तो मेरा ये लेस देन होगा ही नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन मेरा गलत है, क्योंकि मेरा Q1 ग्रेटर है, बड़ा है, तो हो नहीं सकता है ये। अब देखिए यहाँ पे लेस देन 1 है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया। जैसे Q1 मेरा बड़ा है, नीचे छोटा है, तो वो जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है 8 है, इसको हम छोटा संख्या से ये डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि 8 से छोटा 2 है, तो 2 चौके 8, ये 4 जो है 4 1 से बड़ा है, वही ये हो जाएगा Q1 Q2 ग्रेटर देन 1। तो
ये मेरा फुलफिल कर रहा है ये इक्वेशन, और इसमें बराबर का भी इक्वेशन फुलफिल कर रहा है, मतलब कि ये भी मेरा Q1 और Q2 बराबर है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये नहीं देता तो ये मेरा आ जाता करेक्ट ऑप्शन। तो हम ये समझ चुके हैं कि मेरा ये क्या है। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा 12वां क्वेश्चन बोलते हैं कि 17 क्वेश्चन क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज वेरीज विथ डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। पहला कर्व है, इस तरह कर्व का मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा ऐसा 4 गो कर्व है, इसमें कौन सा कर्व मेरा सही है उसको हमको टिक मानना है। तो बच्चों यहाँ पे पहले मीनिंग समझेंगे कि क्या है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज वेरीज विथ डिस्टेंस आर बिटवीन देम। पहले फोर्स मतलब समझ रहे हैं, बिटवीन मतलब के बीच, टू चार्जेज मतलब दो चार्जों के बीच, वेरीज मतलब कि बदलना, विथ मतलब साथ, डिस्टेंस आर जो बीच में दोनों चार्ज के बीच का दूरी है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और वो क्या है आर के रूप में है। बिटवीन देम एज, जो देम एज मतलब कि इनमें से कौन सा होगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विथ डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज, इनमें से कौन सा कर्व मतलब होगा जिसका डिस्टेंस आर है, और आर के अनुसार इसमें फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, चार्ज जहां आया उसका मतलब समझना है कि मेरा कौन सा फोर्स बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोल रहा है। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स सुने हुए हैं, मैग्नेटिक फोर्स सुने हुए हैं, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। तो मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स, अर्थ के साथ रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज के साथ रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है किससे निकालते हैं, एक कूलम साइंटिस्ट थे जिसने हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने का फॉर्मूला दिया। क्या दिया उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या दिया मेरा। तो कूलम्स लॉ क्या बोला, दो स्टेटमेंट दिया। ये कूलम्स लॉ दो स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एक तो चार्ज Q1 और Q2। और दूसरा क्या दिया स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इनवर्सली, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/r²। ये दिया, इसको बोलते हैं 1 में रहेगा तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसको डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका नाम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो बच्चों ये देखिए, ये मेरा दो स्टेटमेंट दिया था कूलम्स लॉ। कभी आप लोग बुक में पढ़िएगा तो कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लीजिए कि एक चार्ज मेरा ये है, दूसरा चार्ज ये है, इसको बोल दें Q1, इसको बोल दें Q2। कहीं कहीं छोटा Q1 लिखा हुआ था, कहीं छोटा Q2 रहता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, R रहता है। R माने हुए, यहाँ पे D भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है। सेकेंड, पहला स्टेटमेंट से क्या समझते हैं कि जैसे हम चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे, दोनों में से किसी को या दोनों, तो ये दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल से वो फोर्स डिक्रीज होगा। मतलब कि ये अगर ये डिस्टेंस को बढ़ा के हम इतना कर दें तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनवर्सली। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली वर्ड जो है, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। तो इनवर्सली वर्ड से हम लोग क्या समझ रहे हैं, नीचे वाला बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो ये समझ गए। इसी को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने से क्या आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R²। और बच्चों ये जो चार्ज है अभी हम लोग फ्री स्पेस में रखे हुए हैं या मीडियम में रखे हुए हैं। मान लीजिए मीडियम में ही रखे हुए, फ्री स्पेस में रखे हुए नहीं। तो इसका इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट लगाते हैं। इससे हमको ये पता चल रहा है कि चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ रहा है तो फोर्स घट रहा है। केवल ये हमको पता चल रहा है, लेकिन कितना फोर्स बढ़ रहा है वो हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसको हमको इक्वल टू करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं
तो बराबर लिखते हैं और के से ये हट जाता है और इसके बदले में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। ये जो K है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू जो रहता है बच्चों, इसका रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये अब इसे हम चेंज करते हैं। अब चार्ज को हम कोई मीडियम का, ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक साइन का नाम है, ये इस तरह का साइन का नाम है और इसका मतलब होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी। इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया गया है, तो हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बस इतना हमको याद रखना है। तो हमको तो ये बतलाना था कि कैसे मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है डिस्टेंस के अनुसार, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। अगर कंफ्यूजन लगे बच्चों तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बतलाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन मेरा क्या था कि इसमें आर और फोर्स मतलब कि ऊपर जो जा रहा है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस और नीचे जो ये मतलब इधर जा रहा है उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ मेरा जीरो है और जैसे जैसे हम ये बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है और इन्फिनिटी तक गया। इसमें भी जीरो है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है, तो ये हम समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें, आर से मेरा रिलेशन है तो 1/r² होता है, या फिर मतलब दूसरा स्टेटमेंट दिए थे जो कूलम्स लॉ। तो इसमें आर बढ़ेगा तो फोर्स मेरा क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर बढ़ रहा है तो मेरा फोर्स बढ़ रहा है, तो मतलब कि ये मेरा गलत है। ये समझ में आ गया। अब सेकेंड वाला ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें आर बढ़ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है कि जैसे आर बढ़ रहा है तो इस पोजीशन में लेंगे, फोर्स यहाँ पे रहेगा। फिर अगर हम आर और बढ़ाएं तो ये यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, फिर अगर यहाँ आर रहे तो यहाँ भी फोर्स आ जाएगा। तो मतलब कि इसमें जैसे जैसे आर बढ़ रहा है उसे उसे मेरा फोर्स भी घट रहा है, तो ये मेरा लगभग सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, R² है। तो R² जब भी अगर पुट कीजिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, तो ये भी मेरा गलत है। ये तो घट रहा था लेकिन ये गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, ये पाराबोलिक पाथ टाइप का बनाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में मेरा क्या है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा फोर्स भी घट रहा है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा फोर्स जीरो की तरफ। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट जवाब ये हो गया। और ये पाराबोलिक पाथ बना रहा है, पाराबोलिक कर्व बना रहा है, तो मेरा ऑप्शन सी मेरा सही है। इसमें क्या है कि आर जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी से फोर्स भी बढ़ रहा है, तो ये होगा ही नहीं, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ये। तो बच्चों हम ये 17 नंबर का क्वेश्चन अब समझ चुके हैं। इसी तरह ग्राफ आएगा तो आप लोग डरिएगा नहीं, ग्राफ का क्वेश्चन जरूर अटेंड कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सभी मतलब कि धीरे धीरे सब सॉल्व करने लग जाइएगा। धीरे धीरे ये मेरा वीडियो वाला सीरीज जो बना हुआ है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलते जाएगा। तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग 17 क्वेश्चन में देखे थे, हम थोड़ा सा रुके भी थे वहाँ पे कि फोर्स का ये फॉर्मूला बना के F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे Q1 और Q2 बाय R² होता है। ये मेरा फॉर्मूला में निकल गया। अब हमको क्या चाहिए कि इसका 18 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मतलब कि ये मेरा एप्सिलॉन है और यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और माध्यम का मतलब होता है कि जिसमें चार्ज रखा हो, चाहे वो हवा में रखा हो, चाहे तेल में रखा हो, चाहे पानी में रखा हो, चाहे ग्लास के बीच में रखा हो, ये हो गया मीडियम। तो ये है परमिटिविटी का मतलब। परमिटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और वही एबिलिटी परमिटिविटी कहलाता है। उस मटेरियल का या उस सब्सटेंस का परमिटिविटी कहलाता है। क्या समझे हैं परमिटिविटी का मतलब, कि अगर कोई भी सब्सटेंस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मान लीजिए कि 3 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, तीनों सब्सटेंस अलग अलग मटेरियल का है, तो ये क्या करेंगे, तीनों पदार्थ का अलग अलग अपना एबिलिटी होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने ऊपर अपने अंदर स्टोर करने का।
तो वही एबिलिटी क्या कहलाया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। कब वो स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ रहेगा। तो समझ गए परमिटिविटी क्या होता है। तो अब धीरे धीरे क्लियर होते जाइएगा, मेरा वीडियो देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आप सभी को मिलते जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का दूसरा नाम भी होता है बच्चों, इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये नाम भी याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट पूछ देता है, इसलिए हम बोले कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब इसका यूनिट हम निकालते हैं। तो देखिए ये मेरा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये है। आप लोग बुक में क्या देखे होंगे कि बुक में देखे होंगे इस तरह का 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये भी सही है। ये जो एप्सिलॉन नोट है ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, इसीलिए ये एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ रहता है। बुक में जो चार्जेस आप लोग रखते हैं वो फ्री स्पेस या वैक्यूम में रख के आप ये इक्वेशन को लाते हैं, इसीलिए एप्सिलॉन नोट। लेकिन एक्चुअल में एप्सिलॉन होना चाहिए, ये मीडियम का परमिटिविटी है। तो इतना समझ में आ गया। अब परमिटिविटी का यूनिट निकालते हैं। तो इसको अगर हम इधर उधर क्रॉस करें तो मेरा क्या निकलेगा, F बराबर। तो बच्चों हम लोग क्या लिखें, 4πε Q1 Q2/r²। अब एप्सिलॉन को उधर ले जाएंगे तो नीचे मेरा 4πε आ जाएगा, ये F आ जाएगा Q1 Q2/r²। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये 1 का कोई यूनिट नहीं होता है। Q1 मतलब चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। Q2 भी चार्ज है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। 4 का तो कोई यूनिट नहीं, ये तो नंबर है। पाई का भी कोई यूनिट नहीं होता है। F का यूनिट होता है न्यूटन। और ये R जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 2r² है तो मीटर स्क्वायर। तो ये जो मेरा बनेगा, क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर पर, इसको बोलते हैं पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह का भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरा ये ऑप्शन मेरा आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम और तरीका से लिख सकते हैं। अगर ये ना लिखा हुआ रहे तो इस तरह का लिखा रहेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब पर होता है, पर नेगेटिव मतलब कि नीचे से आया हुआ है ऊपर। तो इस तरह का भी ऑप्शन रहेगा बच्चों। तो हम ये सीख गए इसका यूनिट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का। उसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी यूनिट ये होता है, आपको पूछेगा। अगर ये वर्ड ना देके ये वर्ड दे देगा तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, वही चीज़ है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q, यहाँ पे Q1 कर दिए, इसको Q2 बोल दिए। Q1 6 कूलम और दूसरा क्या है, Q2 2 कूलम है। तो बच्चों यहाँ पे कभी कभी क्या देता है, यहाँ पे माइक्रो कूलम दे देता है। माइक्रो कूलम, यहाँ भी माइक्रो कूलम, यहाँ भी माइक्रो कूलम। कभी कभी नैनो कूलम दे देगा, कभी कुछ भी दे देगा। माइक्रो, डेसी कूलम, मिली कूलम, माइक्रो, नैनो कूलम, पिको कूलम, इस तरह का देता है। तो इससे घबराना नहीं है। तो ये हम जो बतला रहे हैं माइक्रो, वो सब का अभी मीनिंग हम समझेंगे कि क्या होता है। If charges Q बराबर -2 माइक्रोकूलम is added to each of the charges, then the new force of interaction is 2 into 10 to the power यहाँ पे 5 न्यूटन, 0, 30 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, इसको हमको सॉल्व करना है। पहले समझेंगे क्या है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 6 माइक्रोकूलम है। मतलब इंटरेक्शन, फोर्स का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। मतलब कि जो वर्ड आता है बच्चों, 2 वर्ड हम लोग सीखे हुए हैं। एक तो होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, और एक होता है रिपल्सन, रिपल्सन का होता है विकर्षण। और दोनों अगर रहेगा, विकर्षण रिपल्सन का मतलब दूर दूर हटना, और अट्रैक्शन का मतलब आकर्षित होना। रिपल्सन मतलब दूर दूर हटना, उसको विकर्षित बोलते हैं, विकर्षण।
और अट्रैक्शन को आकर्षण, दोनों का बीच जो दोनों होगा उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो बच्चों ये जो अट्रैक्शन है इसका मीनिंग हम लोग समझ गए आकर्षण, और रिपल्सन का मीनिंग हो गया विकर्षण या प्रतिकर्षण, ये दोनों सेम है। और इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि दोनों जब होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, पारस्परिक क्रिया इसको बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में दोनों आ गया, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये दोनों आ गया। तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज, एक है Q1 6 माइक्रोकूलम और दूसरा है Q2 2 माइक्रोकूलम, इज 12 न्यूटन। जो मेरा जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, जिसका Q1 6 माइक्रोकूलम है, Q2 2 माइक्रोकूलम है, तो वो होता है 12 न्यूटन। अब अगला सेंटेंस क्या बोलता है, इफ चार्ज Q बराबर -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ द चार्जेज, दोनों चार्जेस में क्या करना है, ऐड करना है, देन द न्यू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जो दोनों के बीच का अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा उसको हमको निकालना है। उसका क्या पहला ऑप्शन है 2 × 10⁵ न्यूटन हो सकता है, कि 0 हो सकता है, कि तीसरा 30 न्यूटन हो सकता है, कि चौथा ऑप्शन है 2 × 10⁻10 न्यूटन हो सकता है। तो हमको ये कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे कूलम था उसकी जगह पे माइक्रो कूलम भी हो सकता है, नैनो कूलम, पिको कूलम, फेम्टो कूलम, ऑटो कूलम, कुछ भी हो सकता है। उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर हम कहना मतलब कि सीखना क्या है हमको इस वीडियो में, हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों हम लोग सीखते हैं कि मेरा क्या है 10 का पावर वाले को हम क्या बोलते हैं। जैसे हम वहाँ पे क्वेश्चन में हम बोले कूलम के आगे में माइक्रो कूलम लिख सकता है, तो माइक्रो क्या है, एक 10 का पावर का नाम है। और कैसा 10 का पावर, 10 का पावर -6 अगर रहे तो इसका नाम है माइक्रो। तो उसी तरह बहुत सारा है, तो यहाँ से देखते हैं। 10 का पावर 1 रहेगा तो उसको डेका बोलते हैं, 10 का पावर 2 रहेगा तो उसको हेक्टो बोलते हैं, इसका नाम है हेक्टो। 10 का पावर 3 है तो उसको बोलते हैं किलो, 10 का पावर 6 है तो उसको बोलते हैं मेगा। यहाँ डेका को DA से डिनोट किए, हेक्टो को S से, किलो को K से, और मेगा को कैपिटल M से। याद रखिए कैपिटल M है। और गीगा को 10⁻6 को गीगा बोले, और गीगा को G से किए। 10 का पावर 12 को T से, और 10 का पावर 15 को पेटा बोलते हैं, उसको P से, और 10 का पावर 18 को क्या बोलते हैं, एक्जा, एक्जा को E से डिनोट किए, कैपिटल में है यहाँ से। यहाँ बच्चों गौर कीजिएगा 1 2 तक तो याद रखना है डेका हेक्टो, यहाँ पे टो आ रहा है तो 2 याद रखिएगा उसको, डेका एक जैसा आ रहा है तो 1 हो गया तो वो हो गया डेका। यहाँ से 10 का पावर 3 है उसको बोलते हैं किलो, और यहाँ से 3 का मल्टीपल में 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। तो ये सब इसका नाम है। 10 का पावर 3 का नाम किलो बोलते हैं, 10 का पावर 6 का नाम मेगा बोलते हैं 10 का, और ये प्रीफिक्स रहता है, पहले लगता है। जैसे कूलम के आगे में लगा तो माइक्रो कूलम, अगर हम बोल दिए जैसे मेगा न्यूटन बोल सकते हैं, कभी लिखा हुआ रहता है MN तो मेगा न्यूटन बोल सकते हैं, और मेगा की जगह पे 10 का पावर 6 न्यूटन हो जाएगा। तो उसी तरह ये नेगेटिव वाला है, इधर हो गया पॉजिटिव वाला, इधर हो गया नेगेटिव वाला। तो 10 का पावर -1 है उसको बोलेंगे डेसी, उसको D से डिनोट करते हैं, और डेका को DA से, ए लगा हुआ रहेगा तो डेका बोलेंगे, और केवल D लगा हुआ रहेगा तो डेसी बोलेंगे। तो दोनों में ये फर्क है। फिर 10 का पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, C से डिनोट करते हैं। 10 का पावर -3 को मिली बोलते हैं, M से। 10 का पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं। 10 का पावर -9 को नैनो बोलते हैं। 10 का पावर 12 को पिको बोलते हैं। 10 का पावर 15 को फेम्टो बोलते हैं। 10 का पावर 18 को ऑटो बोलते हैं। तो ये हमको याद कर लेना है बच्चों। जैसे इसमें था उसी तरह 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, तो ऐसा बोला जाता है। अब ये जो 10 का पावर 1 है तो इसका मतलब होता है 1/10। जैसे 10 का पावर -6 है, अब 10 का पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, तो इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं 10 का पावर 10/10 का पावर 6। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, और इसमें जो है उसको कॉपी में नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, उसके बाद जेटो भी आता है। तो इतना हम लोग को याद रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में मेरा क्या है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब दोनों के बीच का आपस में जो प्रक्रिया हुआ, पारस्परिक क्रिया हुआ, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, उसको इंट्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि दोनों वर्ड को हम कंबाइन करेंगे तो इंट्रैक्शन वर्ड आ जाएगा। बिटवीन टू चार्जेस Q1 बराबर 6 माइक्रोकूलम एंड Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम इज 12 न्यूटन। मतलब कि जो फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में वो 12 न्यूटन है। इफ चार्जेस Q बराबर -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ चार्जेस, मतलब ऐड कर दिए दोनों चार्जेस में, देन द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन क्या होगा। तो बच्चों हम लोग अभी हम सीखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का
फॉर्मूला सीखे हैं फोर्स निकालने के लिए 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट हम फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ कोई मीडियम नहीं बोल रहा है। अब इसको Q1 Q2/r²। आर स्क्वायर क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं Q1 Q2। अब देखिए, अब इसको फोर्स निकालेंगे तो इसका वैल्यू आता है बच्चों, अगर ये फोर्स है तो इसका न्यूटन होगा यूनिट, इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹ Q1 का हो गया 6 माइक्रोकूलम और Q2 का हो गया 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r²। तो r² ही है, दिया नहीं है। और ये फोर्स मेरा कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन के बराबर दिया हुआ है। तो ये मेरा है। इससे क्या है, एक ये निकल गया। तो मतलब कि अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोलता है, दूसरा सेंटेंस में, इफ चार्ज Q -2 माइक्रोकूलम हम ऐड करेंगे दोनों में, तो 6 में ऐड करेंगे -2 माइक्रोकूलम, ये भी माइक्रोकूलम में है, तो कितना हो जाएगा? -2 माइक्रोकूलम करेंगे तो 6 माइक्रोकूलम माइनस प्लस माइनस माइनस 2 माइक्रोकूलम बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम हुआ। अब इस Q2 में ऐड करेंगे, Q2 में, तो न्यू चार्ज का क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम बराबर 0 माइक्रोकूलम हो गया। अब देखिए, अगर हम नया फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा? नया फोर्स के लिए हम F2 मान लिए, इसको बोल दिया 1/4πε0। Q1 की जगह में कितना आ गया? 4 माइक्रोकूलम आ गया, और Q2 की जगह में 0 माइक्रोकूलम आ गया, और इसका r² डिस्टेंस है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, और 0 से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो वो मेरा 0 ही आंसर आता है। तो इससे मेरा टाइम बच गया। अगर ये क्वेश्चन कुछ दूसरा दे दे, कोई दूसरा चार्ज आ जाता, तो उसमें कैसे बनाते हैं वो अभी थोड़ा देर में देखेंगे। 21वां नंबर का मेरा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा F2 बराबर 0, मतलब कि मेरा कैलकुलेशन करने का टाइम मेरा बच गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर B 0। अब बच्चों इसी तरह का सेम क्वेश्चन अब सिखाते हैं, मतलब कि जब अगर 0 ना आवे तो उस तरह का क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा। देखिए 21वां नंबर का मेरा क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू देम देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो देखिए बच्चों, पहले हम इसको अच्छा से समझेंगे हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलता है ये। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर मतलब एक दूसरे को रिपेल करना है। ईच अदर का मतलब एक दूसरे, विथ ए फोर्स, कितना फोर्स है? विथ मतलब होता है साथ, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। 40 न्यूटन के फोर्स से एक 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। ये समझ गए? इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अब क्या किए? ऐड किए। इफ मतलब यदि एक चार्ज -5 माइक्रोकूलम है, एडेड किए दोनों चार्ज में। ईच मतलब कि प्रत्येक होता है, ईच ऑफ देम मतलब कि दोनों में, प्रत्येक में -5 माइक्रोकूलम ऐड किए। देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम मतलब होना, विल बिकम मतलब होगा। द फोर्स बिटवीन मतलब कि बीच, देम मतलब उनके बीच क्या फोर्स होगा वो हमको निकालना है। पहला ऑप्शन है 10 न्यूटन अट्रैक्टिव होगा कि +10 न्यूटन रिपल्सिव होगा, +20 न्यूटन रिपल्सिव होगा कि -20 न्यूटन अट्रैक्टिव होगा। तो बच्चों इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले तो मेरा फोर्स का पहला है कि फोर्स का क्या है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हो गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक चार्ज मेरा 3 माइक्रोकूलम है और वो क्या है? प्लस में है। दूसरा है 8 माइक्रोकूलम। तो ये क्या करेगा? सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, वही वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, रिपेल। अब ये समझ गए। अब इसको हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स मेरा कितना निकला हुआ है? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन 1/4πε0, फिर इसका हो गया 3 माइक्रोकूलम गुना 8 माइक्रोकूलम गुना r²। ये r डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो r² रहने देना है। ये मेरा हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है कि इफ यदि -5 माइक्रोकूलम चार्ज दे दें, मतलब कि ऐड कर दें दोनों चार्ज में, तो फर्स्ट वाला चार्ज कितना है? +3 माइक्रोकूलम है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं कितना? -5 माइक्रोकूलम। तो इसका कितना आ जाएगा?
प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस माइनस माइनस 5 माइक्रोकूलम, तो ये मेरा आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम। अब सेकेंड वाला चार्ज मेरा कितना है, 8 माइक्रोकूलम है, इसमें भी ऐड करना है -5 माइक्रोकूलम। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइक्रोकूलम प्लस माइनस माइनस 5 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, +3 माइक्रोकूलम। अब देखिए ये चार्ज है नेगेटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव, इतना हम समझ गए। तो क्या करेंगे कि तुरंत आइडिया लगा देंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तुरंत आइडिया लगाना है कि दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो या तो ये रिपल्सन तो नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन सोचना नहीं है। अब मेरा बच गया ये, तो अट्रैक्शन होगा। अब नया फोर्स क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब फोर्स निकालते हैं तो केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, याद रखना है बच्चों कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो नया फोर्स क्या निकलेगा मेरा, F2 मान लिए नया फोर्स को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 की जगह में -2 मतलब कि 2 माइक्रोकूलम है, वो मोड ले लिए। मतलब मोड का मतलब है अगर कोई संख्या है अगर मोड ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव बन के निकलता है, तो ये है, तो मोड लेना रहता है। तो अब दूसरा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम r², वही डिस्टेंस में रखा हुआ, कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए बच्चों कैसे अब निकाल सकते हैं F2 का वैल्यू। तो F2 को वैल्यू निकालने के लिए या तो यहाँ से r निकाल लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, नहीं तो इसका तो वैल्यू तो हमको पता है 9 × 10⁹ होता है, ये याद रखिएगा इसका वैल्यू। या तो r निकाल लीजिए, तो इसमें बहुत झमेला है कैलकुलेशन में। हम लोग सही जा रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। बराबर का लेफ्ट हैंड तरफ उसको बोला जाता है LHS साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर का दाहिने तरफ बोलेंगे राइट हैंड साइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RHS। इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS। तो LHS को LHS के साथ डिवाइड करेंगे 40/F2 और RHS को RHS के साथ डिवाइड करेंगे। इसका जगह पे हम 9 × 10⁹ लिखते हैं। 3 माइक्रोकूलम गुना 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r², यहाँ पे गुना है, इसको भी इसी तरह करेंगे। 9 × 10⁹, यहाँ पे नया फोर्स आ गया 2 माइक्रोकूलम गुना 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल, अब ये नीचे नीचे कैंसल, तो मेरा बच गया 8 तिया, इधर हो गया 8 तिया 24 माइक्रोकूलम और नीचे हो गया 3 दूना 6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम कैंसल, ये यूनिट भी लिखते जाइएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा तो कभी रॉन्ग नहीं आएगा। 6 चौके 24, मतलब कि क्या हो गया 4 मेरा आ गया, ये 4 मेरा आ गया। अब ये देखिए 40 डिवाइडेड बाय F2 बराबर 4 आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 बराबर मेरा क्या निकलेगा, F2 बराबर मेरा निकलेगा 40 डिवाइडेड बाय 4, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो 4 दाएं 40 10, और 10 फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 10 न्यूटन क्या हुआ, अट्रैक्टिव हुआ। तो मेरा पहला ऑप्शन मेरा सही है। इससे पहले वाले जो 19वां नंबर का क्वेश्चन था उसमें 0 आ गया था, जिसके कारण मेरा आंसर 0 आ गया। लेकिन अगर उस तरह चेंज कर दिए थोड़ा सा तो हमको इस तरह का बनाना है। अब आते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वीडियो में 20 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी रहता है हमेशा। तो इसको हम नेक्स्ट जो मेरा बनेगा सीरीज उसमें हम इसको बतलाएंगे। तो ठीक है, आपको इतना मतलब वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी का।